नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारा हरियाणा का पॉलिटिकली नंबर 1 शो, जिसके जरिए हम आपको बताते हैं कि प्रदेश में सियासी गहमा गहमी किस तरीके से बढ़ रही है और बयानात के मायने क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से, और अगले आधे घंटे सियासी गलियारे के साथ जुड़े रहिए और जानिए पॉलिटिकल अपडेट्स। हरियाणा में वीरवार का दिन खासा हंगामेदार रहा। अपनी कॉल के मुताबिक किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के 3 कृषि अध्यादेशों का जमकर विरोध किया। हालांकि किसान अपने मुख्य प्रदर्शन स्थल पीपली तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन जहां तक संभव हो सका वो पहुंचकर अपना विरोध उन्होंने दर्ज कराया। किसान संगठनों के इस अंदाज पर विपक्ष भी बयान बाण छोड़ रहा है। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। हरियाणा में किसान आंदोलित हैं, आवाज बाबुलंद और घनघोर तरीके से सरकारी नीतियों का विरोध किया जा रहा है। विरोध केंद्र के उन 3 अध्यादेशों को लेकर है जिसके बूते वो ये दावा ठोक रहे हैं कि इससे किसानों के दिन बदल जाएंगे, उन्हें ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी और साथ ही ये आजादी भी मिलेगी कि वो अपनी उपज देश में कहीं भी बेच सकेंगे। लेकिन कुछ किसान संगठन हैं कि वो केंद्र की बातों से आश्वस्त ही नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें शायद ये संदेह है कि इसके जरिए उनके हितों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। किसानों की इस सोच से जाहिर है कि सरकार किसानों को अध्यादेश की मंशा समझा पाने में काफी हद तक असफल रही है, जिसका नतीजा ये रहा कि किसान आंदोलित हो उठे। कई किसान संगठन लामबंद हुए तो विरोध का बिगुल फूंकने के लिए कुरुक्षेत्र के पीपली को चुना गया। 3 अध्यादेश के खिलाफ आज पूरे हरियाणा के आड़ती किसान, मजदूर, मुनीम सभी पीपली रैली को जा रहे थे। सरकार ने अपनी दमनकारी नीति अपनाते हुए, धक्काशाही करते हुए पूरे हरियाणा में सड़कों पर किसानों को, आड़तियों को, मुनीमों को रोकने की कोशिश की है। ये देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर सभी को अपनी आवाज़ उठाने का हक है, वो भी हक इस सरकार द्वारा छीना जा रहा है। पूरे हरियाणा का आज किसान, आड़ती, मुनीम सड़कों पर है। सरकार ये अध्यादेश के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसमें हार चुकी है। आंदोलन पर आमादा किसान संगठनों की योजना तो ये थी कि वो कुरुक्षेत्र के पीपली में इकट्ठा होकर अपना शक्ति प्रदर्शन करते, लेकिन ये मंशा परवान नहीं चढ़ पाई। प्रदेश में जगह जगह नाकेबंदियां करके प्रदर्शनकारियों को रोका गया। कई जगहों पर किसान नेता हिरासत में भी लिए गए। मुद्दा प्रदेश में किसानों से जुड़ा है, तो ऐसे में इस पर सियासत भी लाजमी है। लिहाजा महम से विधायक बलराज कुंडू भी किसान आंदोलन में गोता लगाने से नहीं चूके। कांग्रेस के दिग्गजों ने भी अपने अपने ठिकानों से सरकार पर बयानी बाण छोड़े। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने तो सरकार को दमनकारी तक कह दिया, तो वहीं हुड्डा भी पीछे नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा प्रहार किया है। 3 अध्यादेश ऐसे लेकर आए हैं जिससे न केवल किसान, लेकिन जो हमारा संघीय ढांचा है उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान ने फैसला किया है कि इन अध्यादेशों को जारी नहीं करेंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जजपा सरकार किसान विरोधी है, ये हम हमेशा से कह रहे हैं। और अब आपने देखा कि आज जब किसान, आड़ती और मजदूर अपने अधिकारों के लिए बोलने के लिए कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हो रहे थे तो उन्हें रोका गया। ये इस सरकार की दमनकारी नीतियों के तहत है। सरकार जो है कोरोना के बहाना बनाकर किसान की आवाज दबाना चाहती है। किसान की आवाज दबा नहीं सकती, ना दबने दिया जाएगा, क्योंकि किसान अन्नदाता है जो पूरे देश का पेट पालता है।
ये जो 3 अध्यादेश हैं वो किसान के हित में नहीं है और ये लड़ाई किसान लड़ रहे हैं और किसानों के साथ हम डट के खड़े हैं, पूरी पार्टी खड़ी है और जो आज उनके साथ व्यवहार हुआ है वो निंदनीय है। विपक्ष कृषि अध्यादेश और उस पर उपजे किसानों के गुस्से को भले जायज ठहरा रही हो, लेकिन केंद्र सरकार तीनों अध्यादेशों को किसानों के हित में उठाया गया बड़ा कदम बता रही है। दरअसल जिन अध्यादेशों को लेकर यह हंगामा उपजा है, अगर उसे समझने की कोशिश की जाए तो पहले कानून के मुताबिक हर व्यापारी केवल मंडी से ही किसान की फसल खरीद सकता था। अब व्यापारी इसमें मिली छूट के तहत मंडी के बाहर से भी फसल खरीदने की उसे छूट मिल जाएगी। वहीं अनाज, दालों, खाद्य तेल, प्याज, आलू आदि को जरूरी वस्तु अधिनियम से बाहर करके इसकी स्टॉक सीमा को भी समाप्त कर दिया गया है। नए बदलावों के आधार पर सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की भी बात कह रही है। इन तीनों अध्यादेशों को सरकार एक बड़े बदलाव का कदम बता रही है, लेकिन साथ ही उसका यह आरोप भी है कि विपक्ष इन बदलावों और किसानों के बीच अड़चन का काम कर रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता टीवी से एक खास बातचीत में विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया था। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि विपक्षी दल अपने शासनकाल में किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए और अब जबकि किसानों के हित में बड़े फैसले किए जा रहे हैं तो उन्हें भड़काने और बहकाने का काम किया जा रहा है। खैर, जो भी हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तनातनी के बीच किसान एक बार फिर खड़ा है, जो सिर्फ ये चाहता है कि उसके मुद्दे राजनीति के परवान न चढ़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और इस बीच इसी अहम किसानों के मसले को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, इससे रूबरू कराते हैं आपको। किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल का एक्सक्लूसिव बयान सामने आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है, सियासत करने का आरोप कांग्रेस पर लगाया गया है उनकी तरफ से, और किसानों को आगे कर राजनीति कांग्रेस कर रही है, यह कहना है जेपी दलाल का। जनता टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि राजनीतिक रोटियां सेक रही है कांग्रेस की यही नीति रही है। जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इस बात का जिक्र किया, सुनिए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद कुछ वीडियो सामने आए और उन वीडियो में कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ किसान, उनकी फोटो से वो नजर आ रहे हैं। आपने वो देखी नहीं है क्या? यही तो चाहती है कांग्रेस। भोले भाले किसान, अनजान आदमी को आगे करके अपनी रोटियां सेकना चाहती है, राजनीतिक रोटियां। यही चाहती है कांग्रेस की यही नीति रही हमेशा से कि अपना एजेंडा छिपाओ और गरीब किसान को, कमजोर मजदूर को, उसको आगे करके उसको उत्पीड़न करवाओ। तो वहीं किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर जेजेपी के विधायक नैना चौटाला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि किसानों पर लाठीचार्ज होना गलत है। वो तो गलत है, किसानों को लाठीचार्ज करना, बेकसूर है किसान, तो ये बहुत ही गलत है। अगर कोई लाठीचार्ज हुआ है तो वो तो गलत है, किसानों को लाठीचार्ज करना, बेकसूर है किसान, तो ये बहुत ही गलत है। इधर चंडीगढ़ में जनता टीवी के संवाददाता पवन सिवर ने बेरोजगारी, कृषि अध्यादेश, किसानों की रैली समेत कई अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा से खास बातचीत की। देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस ने भारत सरकार के खिलाफ और हरियाणा सरकार के खिलाफ एक तरह से हल्ला बोल किया है और आज कांग्रेस की जो युवा कांग्रेस के प्रभारी हैं वो यहाँ चंडीगढ़ पहुंचे थे। उनके साथ हरियाणा कांग्रेस की जो अध्यक्ष है कुमारी सैलजा वो भी मौजूद थी। मैडम, आज आपने ये इस तरीके के जो पोस्टर रिलीज किए हैं, 2 गाने आपने रिलीज किए हैं और ये कहा है कि जो बेरोजगारी है वो बढ़ रही है। इस तमाम मुद्दे पर आप किस तरह से आंकड़े को देखते हैं और हरियाणा भी बेरोजगारी में जो आंकड़े एक सर्वे में आए हैं उसमें नंबर 1 पर मिला है? देखिए, लॉकडाउन में 12 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए कोई नीति नहीं बनाई। लोग बेघर हुए, लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ा, जो हमारे ही देश के नागरिक थे, उनके रोजगार छूटे। बहुत सी बातें हैं जुड़ी हुई, नए रोजगार देना तो दूर की बात है, उनको तो अब ये सरकार याद ही नहीं रखती है। हम अपने राज्य की अगर बात करें तो हमारे राज्य में CMI रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा बेरोजगारी है पूरे देश में, सबसे ज्यादा 33.5%। तो इस बात का जवाब मांगती है हरियाणा की जनता।
और हरियाणा के युवा कि हमारे राज्य में इतनी बेरोजगारी क्यों और रोजगार देने के लिए सरकार कर क्या रही है, जो पुराना बैकलॉग है उसको क्यों नहीं पूरा कर रही, जो दूसरे भी आपने अपॉइंटमेंट लेटर तक दे रखे हैं लेकिन उनको आप नौकरी पर नहीं रख रहे हैं। पीटीआई जैसे लोगों को जो नौकरी पर थे उनको हटाया गया, आपने उनके लिए कोई कानून नहीं बनाया। फिर से झांसा दे रहे हैं कि नए सिरे से हम इम्तिहान लेंगे, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप ना सरकारी रोजगार दे रहे हैं, केवल घोषणाएं करते हैं, केवल जुमले देते हैं और हरियाणा का युवा आज के दिन सड़कों पर घूम रहा है। हमारी मांग है कि बेरोजगारों को हर महीना और गरीब परिवारों को हर महीना आप 6,000 रुपया उनकी जेब में दें ताकि अर्थव्यवस्था दोबारा से सही रास्ते पर चले। जी, हरियाणा के अंदर जो हरियाणा के बीजेपी के नेता हैं वो ये कहते हैं कि हमने 6 साल के करीब का जो हमारा कार्यकाल है गठबंधन सरकार का और पहले के 5 साल बीजेपी के बहुमत की सरकार का, उसमें हमने 80,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों में रोजगार दिए, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में 10 साल में रोजगार उतना नहीं मिल पाया। हमने 6 साल में इतना दिया, वो एक आंकड़ा देते हैं। हालांकि अब ये अलग बात है कि रिपोर्ट जो है उसमें बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। हाँ, तो बेरोजगारी की जो रिपोर्ट है आप उनका जवाब दीजिए ना, और हमें ये बताइए कि अगर आपने इतना कुछ कर दिया था पिछले 5 साल के कार्यकाल में, तो 5 साल के बाद आपको जब आपने नारा दिया 75 पार, आप केवल 40 पर क्यों अटक कर रह गए? आपको तो पूर्ण बहुमत भी नहीं दिया यहाँ के जनता ने, तो इस बात का जवाब दीजिए। इसके अलावा एक सवाल है मैम, कृषि अध्यादेशों को लेकर जो है वो कांग्रेस लगातार जो है वो केंद्र सरकार पर हमलावर है। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पीपली में किसानों के को लेकर जो अध्यादेश आए उस पर एक रैली करने का फैसला किया था। सरकार ने पहले ये कहा कि रैली ना करें, किसान अपील की, ये कहा कि कोविड-19 का वक्त है, ऐसे में रैली ना करें। लेकिन आज जब किसान रैली के लिए धरना और रैली स्थल पर जा रहे थे तो कई जगह पर उनको रोका गया है, लाठीचार्ज तक की जानकारी आ रही है कि लाठीचार्ज तक किसानों पर किया जा रहा है। आपने क्यों नहीं पहले इनसे बात की? स्टेक होल्डर्स हैं, इनसे बात करना चाहिए था। और कोरोना की जहां तक बात करें तो कोरोना के चलते जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी क्यों जगह जगह पर जलसे करते फिर रही है, क्यों जगह जगह पर इनकी मीटिंगें हो रही हैं? ये अपनी ओर तो देख नहीं रहे। और किसान जब अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, ये कोई पॉलिटिकल तो था नहीं, कोई किसी हमारी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, ये किसान संगठन है, आपने उनसे बात करनी चाहिए थी। उन पर लाठी बरसाई है, ये तो दमनकारी आपके कदम है। बातचीत करने की बजाय आप इस तरह के कार्य करते हैं और कोरोना की आड़ लेकर, कोरोना का बहाना लेकर अपने ऊपर भी उसको लागू कीजिए। आप कांग्रेस इस मामले में क्या रणनीति बना रही है? आपने थोड़ी देर पहले जानकारी दी कि आप राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम जो है वो ज्ञापन देंगे, किस तरीके से आपका ये कार्यक्रम रहेगा? जी, ये चीज हमने सदन में भी उठानी चाहिए, लेकिन आपने देखा कि सदन का, विधानसभा का जो हाल किया, जिस तरह से सेशन ना चलने के बराबर रहा और इन्होंने धक्के से कितने वहाँ पर कानून पारित कर दिए, वो आपने देखा। सेशन इन्होंने चलने ही नहीं दिया। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जो हमें ज़मीन से लेकर सदन तक संघर्ष करना है और हम करते रहेंगे। 21 तारीख को हम पूरे राज्य में हर ज़िले में जो प्रशासन के जो उन्होंने आदेश दिए हुए हैं उनका पालन करते हुए हम माननीय राष्ट्रपति जी के नाम, राज्यपाल जी के नाम, उनके माध्यम से हम मेमोरेंडम देंगे हर जिले में कांग्रेस पार्टी की ओर से। बीजेपी के नेता कहते हैं किसान विरोधी हैं कांग्रेस के नेता, चूंकि किसानों के लिए जो अध्यादेश है वो किसानों के हित में, लेकिन ऐसी बात करने वाले नेता किसान विरोधी नेता है। देखिए, अपनी बात को छिपाने के लिए दूसरों पर वो आज के दिन लांछन नहीं लगा सकते। कांग्रेस पार्टी, ये मत भूलिए कि एमएसपी जो है वो कांग्रेस पार्टी लाई थी और ये गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी थी। आज आप वो गारंटी छीनना चाहते हैं, उसके बारे में आप मूक हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। जैसे हमारे राज्यों ने, छत्तीसगढ़ ने, पंजाब ने कहा है कि वो इसे लागू नहीं करेंगे, हरियाणा क्यों नहीं ऐसा बोल रहा? अगर आप ये करें, अगर आप ये कहें तो हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। आप पहले बताइए, और एमएसपी को कैसे सेफगार्ड करेंगे बताइए।
कांग्रेस की हरियाणा के अध्यक्ष कुमारी सैलजा हमारे साथी, जिन्होंने कहा है कि जो एमएसपी है उसको सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है और कांग्रेस जो है वो इसी वजह से जो कृषि के अध्यादेश हैं 3 उस मामले में सरकार के खिलाफ हमला बोल रही है। और साथ ही उन्होंने किसानों के जो पीपली में जो रैली थी उस पर रोक लगाने की भी निंदा की है। और इसके अलावा रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को घेरा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। इधर हरियाणा में कई अलग अलग घोटाले और अनियमितता के मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर भिवानी में कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि शिकायतें मिल रही थी तो अब जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हरियाणा में अलग अलग घोटाले सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान हुए कई मामलों की अनियमितताएं सामने आ रही हैं। इन्हीं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना ही है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन इसमें सभी सरकार उसकी जांच कराएगी, अगर कहीं कुछ होगा तो कार्रवाई होगी। इसके अलावा मंत्री बनवारी लाल ने यह भी कहा कि शिकायतें आती हैं तो उसकी जांच की जाती है, गहनता से जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो जांच इसीलिए तो हो रही है, शिकायत हो रही है तो जांच हो रही है, जांच होगी और उसमें कोई दोषी होगा तो कार्रवाई की जाएगी। सरकार मना थोड़ी नहीं करी इस बात के लिए। मान लिया शिकायतें मिलती हैं तो जांच होती है, लेकिन जब घोटाला होता है तो सत्ता भी स्वीकार कर लेती है, उसके बाद ही सब क्यों दिखता है। बेहतर सिस्टम तो वही होता है जो खामियों को सर चढ़ने और घोटाले बनने से पहले ही खत्म कर दे। खैर, आप सत्ता में हैं तो मान लेते हैं और उम्मीद भी यही है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। आगे गड़बड़ी करे तो उससे पहले कई बार सोचें। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। हरियाणा के गृह मंत्री कंगना रनौत के समर्थन में उतर आए हैं, साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर प्रहार कर सवाल भी उठाया है। उनका कहना है कि इस तरह से चुन चुन कर कार्रवाई करना गलत है। कंगना के समर्थन में गृह मंत्री विज। महाराष्ट्र सरकार पर बरसे गृह मंत्री। सरकार की कार्यवाही से असंतुष्ट। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार की तनातनी तो अब थमने का नाम नहीं ले रही। अब इसमें हरियाणा की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कंगना का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कंगना के दफ्तर को अवैध निर्माण बताकर तोड़ा गया है वो सरासर गलत है। अगर किसी का कंस्ट्रक्शन अवैध भी है तो उसे चुनकर नहीं तोड़ा जा सकता। महाराष्ट्र सरकार गुंडे की तरह बिहेव कर रही है। अगर किसी की अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है तो आप चुन चुन कर नहीं तोड़ सकते। आपको कायदा बनाना चाहिए। क्या बॉम्बे की सारी अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट टूट चुकी है? फिर गृह मंत्री के महाराष्ट्र सरकार से सवाल, कंगना रनौत को ही क्यों बनाया गया निशाना? सरकार के खिलाफ सच बोलने पर तोड़फोड़। गृह मंत्री विज ने यह कहा कि महाराष्ट्र सरकार गुंडों की तरह व्यवहार कर रही है। उन्होंने सवाल करते हुए यह भी कहा कि क्या सरकार ने मुंबई की सारी अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसा है? अगर नहीं तो फिर कंगना रनौत के खिलाफ क्यों कार्रवाई की गई? इतना ही नहीं, अनिल विज कंगना के समर्थन में भी उतरे और कहा कि उन्हें सच्चाई बोलने पर निशाना बनाया जा रहा है। कंगना रनौत की ही क्यों? किस लिए? क्योंकि उसने तुम्हारी सरकार के खिलाफ सच्चाई कही है। इसलिए सरकार को सरकार की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, गुंडे की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं अब हरियाणा के गृह मंत्री भी उनके समर्थन में आ गए हैं। दरअसल धमकी के बीच सुरक्षा के साथ कंगना रनौत ने मुंबई पहुंचने का फैसला किया। 9 सितंबर को उनके मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी ने
उनके दफ्तर के एक हिस्से को निस्तानाबूद कर दिया, जिसे अवैध बताया जा रहा है। जवाब में कंगना ने शिवसेना को बाबर करार दिया। तीखी नोकझोंक हुई, जिसने सियासी चोला पहन लिया। हालांकि अभी यह बवाल थमा नहीं है, क्षमा नहीं है जो पिघल कर गल जाएगा। अभी देखते जाओ ये शोर कितना होता है और ये शोर किस तरफ जाता है। अंबाला से जनता टीवी के लिए कृष्ण पाली की रिपोर्ट। कंगना रनौत का मसला पूरी तरीके से पॉलिटिकल होता चला जा रहा है और एक तरफ शिवसेना और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की शह, जिस तरीके से कुछ खबरें आ रही हैं। हालांकि कंगना रनौत की माताजी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको बेटी को सपोर्ट मिला, उनकी बेटी की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी सामने आई, जबकि पहले से वो कांग्रेस को सपोर्ट करती रही। उनका जो पूरा परिवार रहा है वो कांग्रेसी रहा है, लेकिन सपोर्ट अगर मिला तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला। इसके अलावा बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट सामने आए हैं जो शिवसेना के अगेंस्ट हैं। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई है। वहां शरद पवार ने खुद अपनी ही सरकार पर और अपनी ही सरकार की तरफ से लिए गए फैसलों पर और खासतौर पर बीएमसी की तरफ से उठाए गए कदम का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह जायज नहीं था जो कदम उठाया गया। हालांकि संजय राउत ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि बीएमसी की कार्रवाई थी, बीएमसी से पूछिए, इसमें सरकार का शिवसेना का कोई लेना देना नहीं है। खैर, वापस हरियाणा लौटते हैं और इधर आपको बता दें कि बड़ौदा में जनसभाओं को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में कोई भी बिना परमिशन के सभा अब नहीं कर पाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सामूहिक कार्यक्रमों पर भी रोक। राज्य में नहीं होगी कोई भी रैली। बिना अनुमति के नहीं होगी हरियाणा में अब कोई भी जनसभा, नहीं होगी राज्य में कोई भी रैली और ना ही होगी प्रदेश में कोई भी राजनीतिक सभा जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा हो। बड़ौदा उपचुनाव में जनसभाओं को लेकर गृह मंत्री विज ने कड़े शब्दों में आदेश दिए हैं और कहा है कि अगर कोई भी कहीं पर भी बिना परमिशन के भीड़ इकट्ठा करेगा तो उसके खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अनिल विज ने कहा कि बिना इजाजत किसी को भी कोई असेंबली नहीं कर सकता। बिल्कुल कोई भी अगर कोरोना के नियमों को तोड़ेगा, कोई भी संख्या इकट्ठी करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा, मास्क नहीं लगाएगा, तो मैंने सभी एसपीओ को और डिप्टी कमिश्नरों को कह दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कोरोना को देखते हुए सरकार सख्त, बिना अनुमति के नहीं जुटा सकेंगे भीड़, नियम तोड़ने पर कार्रवाई पक्की। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अब सख्त हो रही है। कड़े फैसले लिए जा रहे हैं क्योंकि लापरवाही ही कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। गृह मंत्री विज ने आगे यह भी कहा कि अगर किसी को कोई भी सभा करने की इजाजत दी जाती है तो उससे पूछा जाएगा किस जनसभा का लीडर कौन है और किसके कहने पर लोग इकट्ठा हुए हैं। मैंने ये भी कहा है कि बिना परमिशन के किसी को भी असेंबली करने की इजाज़त ना दी जाए और जिसको इजाज़त दी जाए उससे पूछा जाए कि उसकी जनसभा का लीडर कौन है, किसके कहने पर ये लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं। उपचुनाव पर भारी पड़ गया कोरोना। राजनीतिक दलों की सभाओं पर डंडा, सोशल डिस्टेंस और मास्क जरूरी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर लगभग रोजाना कोई ना कोई नेता प्रचार के लिए यहां पर पहुंच रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग की खिल्लियां उड़ती दिखी और तो और कई लोग तो बिना मास्क के नजर आ जाते हैं। कोरोना को भूलकर उपचुनाव में मशगूल लोगों पर महामारी ने भी रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है क्योंकि क्षेत्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद आलम तो यह हुआ कि प्रशासन को भीड़ जुटाने पर बैन लगाना पड़ा
और अब किसी को भी अगर कोई भी सभा करनी है तो उससे पहले न सिर्फ परमिशन लेनी होगी बल्कि सोशल डिस्टेंस जैसी महामारी से बचाव के नियमों का भी पालन करना होगा। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और अहम खबरों के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।